नमस्ते। इस वीडियो के अंदर जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। और इस कविता को लिखने का श्रेय और क्रेडिट जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगर मैं इस कविता का नाम जो तोड़ती पत्थर है उसको इंग्लिश में बोलूं तो यहाँ पर तोड़ती का मतलब हुआ तोड़ना, टू ब्रेक। ठीक है। पत्थर का मतलब हुआ स्टोन। ठीक है। आपको इस कविता को पूरी तरीके से इमेजिनेशन करना है। आपको इसमें बहुत सारे दर्द, पीड़ा, एक औरत की फीलिंग्स नज़र आएगी। आपको इस कविता के अंदर एक लेबर, एक वर्कर का असली हार्डवर्क समझ में आएगा। हम अपना ही एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं वह इन सब लेबर, इन सब वर्कर्स के सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो लेबर है, जो वर्कर है, वह एक महिला के रूप में है। तो यह कविता एक बहुत बड़ी प्यारी कविता है। आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कविता की शुरुआत होती ऐसे है कि एक नारी होती है, एक महिला होती है, एक औरत होती है जो इलाहाबाद के पथ पर यानी हाईवे पर बड़ी लगन से, बड़े इंटरेस्ट से पत्थर तोड़ने का काम कर रही होती है। और उस समय टाइम सीज़न ऐसा था कि उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप आ रही थी और उस टाइम समर का सीज़न था। और आप जानते होंगे समर के सीज़न में कितनी ज़्यादा धूप आती है और उस समय काम करना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है। और जिस तरीके से वह नारी, महिला, औरत उधर काम कर रही थी, अपने लगन से, अपने परिश्रम से, जिस तरीके से उसका लगन पत्थर तोड़ने में लगा हुआ था, वह कवि निराला जी के हृदय को छू लेता है। तो कवि निराला जी ने उनके प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए यह कविता लिखी है। आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो जो भी लाइंस आप इस कविता में पढ़ेंगे यह सब कवि निराला जी ही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, वो अपनी भावना को उस नारी के प्रति स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यह सब शब्द, यह सब वाक्य निराला जी ने कहे हैं। ठीक है। तो निराला जी कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, उन्होंने नारी को देखा जो पत्थर तोड़ रही थी। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, मैंने उसे कहाँ देखा? इलाहाबाद के पथ पर। पथ का मतलब है कि रास्ता या फिर कोई मार्ग, कोई सड़क, कोई हाईवे। ठीक है। कवि निराला जी जब वह उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक नारी को देखा जो कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर मतलब वह पत्थर को तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन बर बंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। कोई न छायादार पेड़, जो नारी धूप में पत्थर तोड़ रही थी वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठी थी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी, यानी उधर पेड़ नहीं था, यानी उधर सिर्फ उसको आसमान से गहरी गर्मी की धूप मिल रही थी। वह जिधर नारी बैठी थी उसको सिर्फ धूप मिल रही थी, उसके पास कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। हुई स्वीकार, हुई स्वीकार का यह मतलब है कि जो नारी है उसने अपना भाग्य समझकर यह स्वीकार कर लिया कि उसके भाग्य में कोई छायादार पेड़ नहीं लिखा है। यहाँ पर गरीबी की बात हो रही है। ठीक है। उस नारी ने अपने आप को ऐसे स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई भी छायादार पेड़ नहीं है और अगर वह बैठी भी है नीचे तो उसके ऊपर कोई छायादार पेड़ नहीं है जो उसे धूप से बचा सके। श्याम तन, श्याम का मतलब है सांवला, तन का मतलब है शरीर। जो उसका शरीर है, जो उसका तन है, वह सांवला रंग का हो गया था। अब आप पूछेंगे सांवला रंग का क्यों हो गया था? शायद वो धूप में इतना काम कर रही थी कि धूप से उसका कलर चेंज हो गया। कोई कोई कहते हैं ना कि धूप में मत जाओ, काले हो जाओगे। तो इसी तरह इस नारी का भी जो तन है, जो शरीर है, वह काम करते करते सांवला हो गया था। भर बंधा यौवन, भर का यहाँ पर मतलब है कि कोई एक चीज़ जो पूरी तरीके से भर जाए। ठीक है। यौवन का मतलब है कि जवानी। यह लाइन जो कि भर बंधा यौवन, इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो नारी है वह अभी यंग है। जो नारी है उसका यौवन पूरी तरीके से भर चुका है, वो अभी यंग है और इस उम्र में उसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। अगर कम शब्दों में मैं कहूँ तो इस नारी का शरीर
सांवले रंग का था। ठीक। नत नयन, नत का मतलब है झुकी हुई, कोई चीज जो नीचे झुकी हुई हो। ठीक है। नयन, नयन का मतलब है आंखें, आइज। नत नयन यानी जो उसकी आंखें है वह नीचे झुकी हुई है। प्रिय कर्म रत मन, प्रिय कर्म यानी उसका प्रिय काम। रत, रत का मतलब है कोई काम में लीन हो जाना, कोई काम में पूरी तरीके से फोकस हो जाना। ठीक है। मन, मन का मतलब है अपना हृदय। तो यहाँ पर कवि इस नारी की पूरी विशेषता कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि निराला जी कहते हैं कि उसकी जो आंखें हैं, जो उसके नयन हैं, वे नीचे झुके हुए हैं। ठीक है। नत, झुकी हुई आंखें, नयन, और वह पूरी तरीके से अपने काम में लीन हो गई है। जो काम वह कर रही है, जो उसका काम है पत्थर तोड़ने का, वह पूरी तरीके से, पूरे फोकस से, वह अपने हृदय से, अपने मन से, पूरी कंसंट्रेशन से वह उस काम को कर रही है। उससे कोई भी आलस नहीं आ रहा है उस काम करने में। वह कुछ ज़्यादा ही गहराई में जाकर उस काम को कर रही है। अगर इस बात को आप डीपली समझना चाहे तो हम अमीर और गरीब के डिफरेंस को समझ सकते हैं। जो अमीर होते हैं वह इस उम्र में, यंग में, आराम से खेलते कूदते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। और जो गरीब होते हैं उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। हमारी अगली लाइंस, पंक्तियां है, गुरु हथौड़ा हाथ, यानी गुरु का मतलब वैसे होता है जो टीचर है, पर इस कविता के अंदर गुरु का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा, बिग। ठीक है। हथौड़ा, हथौड़ा का मतलब आपको पता होगा, कोई चीज़ को ठोकने के लिए काम आता है। इंग्लिश में बोले तो हैमर। यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को अलग तरीके से फ्रेम करूँगा, गुरु हथौड़ा हाथ में। ठीक है। क्या मतलब हुआ? एक बहुत बड़ा हथौड़ा उस नारी के हाथ में था, जो कि बड़ा गुरु हथौड़ा है। ठीक है। यह सब कौन कह रहा है? यह सब कवि निराला जी कह रहे हैं। करती बार बार प्रहार, मतलब वो जो नारी है उसके हाथ में बड़ा गुरु हथौड़ा है। ठीक है। और वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। प्रहार का मतलब क्या हुआ? वार करना। वह नारी उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। किससे? गुरु हथौड़े से। सामने तरु मालिका, सामने यानी जहाँ पर नारी उस पत्थर पर वार कर रही है, उस पत्थर पर प्रहार कर रही है, उसके सामने तरु मालिका है। अब यहाँ पर तरु मालिका का क्या मतलब हुआ? तरु मतलब पेड़, वृक्ष, ट्री। मालिका का मतलब पत्तियां। ठीक है। तरु मालिका, पेड़ और उसकी पत्तियां। अट्टालिका, अट्टालिका का क्या मतलब हुआ? एक बहुत बड़ा ऊंचा भवन। ठीक है। या फिर आप इंग्लिश में कहे तो बिग बिल्डिंग्स। प्राकार, प्राकार का क्या मतलब हुआ? जो चारों साइड दीवार ही है, वॉल्स ही है। ठीक है। मैं इसको पूरा समझाऊंगा। जो नारी है उसके हाथ में बड़ा गुरु हथौड़ा है। ठीक है। और वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है, वार कर रही है। और उसके सामने बड़ा भवन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पर पेड़ भी है। ठीक है। और उनके चारों तरफ दीवार है, वॉल्स है। क्या समझ में आया आपको इससे? कि मतलब एक ज़मीन है, उसके चारों साइड वॉल्स है, और बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भवन है, और जो बीच में जगह बची हुई है वहाँ पर पेड़ है। तो इसको अगर हम थोड़ा डीप में समझे तो यहाँ पर अमीर की बात हो रही है। कवि हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जो अमीर होते हैं उनके पास बड़े बड़े भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, अट्टालिका होते हैं, उनके पास छायादार पेड़ भी है, और उनके पास खुद की दीवार भी है जहाँ पर वह खुद आराम करते हैं, मज़ा करते हैं। उनको छाया भी मिलती है और उनको कोई भी गर्मी, धूप, किसी से भी कोई भी कष्ट, समस्या नहीं होती है। पर यही बात अगर हम इस नारी के रूप में देखेंगे, इस वर्कर, इस लेबर के रूप में देखेंगे, तो उन्हें यह सब नहीं मिलता, उन्हें काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो यह काम बाहर करते हैं, यानी जैसे पत्थर तोड़ना, सड़क बनाना, यह सब बहुत कठिन का काम होता है। और इन लोगों को ही इन सब की आदत लगी हुई होती है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वह इनसे ही काम करवाते हैं। और यह जो नारी है जो पत्थर तोड़ रही है, जो पत्थर पर बार बार गुरु हथौड़े से प्रहार कर रही है, वार कर रही है, उसे बहुत बुरा लगता है।
कि मतलब हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, पर किस तरीके से डिफरेंस किया जा रहा है यहाँ पर। वह लोग इतना मज़े में जी रहे हैं और हमें इतना काम करने पर भी बहुत कम इनकम मिलती है, हमसे भी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है। जो लोग ऐसे लोगों को वर्कर्स बना के काम करवाते हैं, उन्हें यह सब पता नहीं चलता कि अभी गर्मी का टाइम है, कितनी धूप आ रही होगी। उन्हें सिर्फ चाहिए अपना काम, जो कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो यहाँ तक हमने यह जाना कि नारी की विशेषताएं क्या है, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। अब जो हमारे सामने जो पंक्तियाँ है, अब हम उसमें यह जानेंगे कि उस टाइम सिचुएशन क्या है। मेरे कहने का यह मतलब है कि उस समय जो गर्मी थी, उस गर्मी का रंग क्या था, वह गर्मी कैसी गर्मी थी, उस समय उस जगह उस नारी का क्या हाल हो रहा था, यह सब हम आने वाली पंक्तियों के अंदर जानेंगे। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। तो उस टाइम हालात क्या थे? उस टाइम चढ़ रही थी धूप, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो वहाँ पर जो धूप थी ना, वह बहुत ही ज़्यादा चढ़ रही थी। धूप चढ़ रही मतलब जैसे आप एक जगह में जाते हैं और समर के टाइम में उधर 10 गुना ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। गर्मियों के दिन, यानी वह गर्मियों के दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा का मतलब है दिन, तमतमाता इसका मतलब है पूरा क्रोध से भरा, फुल ऑफ एंगरनेस। ठीक है, हम वापस पढ़ेंगे। दीवा का तमतमाता रूप, क्या मतलब हुआ? दिन का ऐसा रूप जो कि क्रोध से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। तो वो जो नारी थी, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर, जिस सड़क पर वह काम कर रही थी, वहाँ पर धूप चढ़ी हुई थी और वह गर्मियों के दिन थे। और वह जो दिन थे वह किसके रूप के समान थे? क्रोध भरे गुस्से के रूप में। जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो उसका मुंह बहुत लाल हो जाता है ना? तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि जो धूप है, धूप को गुस्सा आ रहा हो, और जो धूप आसमान से नीचे पड़ रही थी वह उस नारी पर आकर गिर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, यानी इतनी धूप के अंदर वह अपना कार्य कर रही थी, जो कि पत्थर तोड़ना है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर अभी गर्मी है और जो धूप निकल रही है, जो धूप का दिन है उधर, वह कितना तमतमा रहा है, कितनी भारी धूप है वहाँ पर। उठी झुलसाती हुई लू, यानी अचानक से झुलसाती हुई लू। झुलसाती का मतलब है जला देने वाली। हुई लू, लू का मतलब है एक गर्म हवा। तो अचानक से वहाँ पर जला देने वाली गर्म हवा आई। लू का मतलब होता है गर्म हवा। जो नॉर्मल हवा चलती है यह वैसी हवा नहीं है। जो गर्म हवा होती है वह बहुत एकदम फास्ट चलती है, और जो वहाँ पर खड़े होते हैं ऐसी धूप में, वह उन्हें बहुत सताती है, बहुत तकलीफ देती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है झुलसाती, यानी जला देने वाली। रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई का मतलब है यहाँ पर कॉटन, ज्यों का मतलब है जैसे, जलती का मतलब हुआ जलना, हुई भू, भू का मतलब है धरती या फिर ज़मीन। ठीक है, तो जब वहाँ पर जला देने वाली जो गर्म हवा आई, मतलब झुलसाती हुई जो वहाँ पर लू आई, वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे जो भू, यहाँ पर भू का मतलब क्या है? धरती और ज़मीन। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धरती और ज़मीन रुई की जैसे जल रही हो। जब आप एक कॉटन को या फिर एक रुई को लेकर उसको जलाते हैं तो आपको पता है ना वह कैसे जलती है। तो उसी तरीके से वहाँ पर जो भी हो रहा था वह कुछ इस तरीके से ही हो रहा था। वहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा था कि रुई की जैसे जलती हुई धरती ज़मीन वह देख रहे हैं। गर्द चिंगी छा गई, गर्द का मतलब है धूल के कण, चिंगी मतलब चिंगारियाँ। तो अभी हमने देखा कि धरती रुई की जैसे जलने के टाइप हो गई है, और नेक्स्ट लाइन में हमें यह बोला है गर्द चिंगी छा गई, यानी जैसे कि धूल के कण चिंगारियों की तरह वहाँ पर वातावरण, एनवायरनमेंट में फैल गए हैं, यानी आसपास पूरी चिंगारियों की तरह धूल के कण वहाँ पर छा गए हैं, यानी आसमान में पूरी तरीके से धूल मिट्टी छा गई है। तो अभी आप सब जने समझ सकते हैं
कि मतलब वो नारी में कितनी सहन शक्ति है। इतनी गर्मी में इतनी तमतमाती और तेज धूप चढ़ रही हो, और गरम गरम हवा, गरम गरम लू जो कि जला देने वाली है, वह वहाँ पर हो। और जो धरती है, जो वहाँ की जो ज़मीन है, लैंड है, वह रुई जैसे जल रही हो। जो धूल है वह पूरी चिंगारी की तरह वहाँ के एनवायरनमेंट में छा गई हो। फिर भी नारी खुद को यह नहीं बोल रही है कि मैं यह नहीं करूँगी। तो आप सभी इन पंक्तियों के द्वारा उस नारी के दर्द को समझ सकते हैं। प्राय हुई दोपहर, प्राय का मतलब है रोज़ की तरह, हुई दोपहर मतलब रोज़ की तरह दोपहर का समय भी आ गया। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर, दोपहर का जब समय आ जाता है हम सब ब्रेक ले लेते हैं। क्यों? लंच करने के लिए। पर वह तोड़ती पत्थर अभी भी पत्थर तोड़ रही है। वह अभी भी अपने कार्य में लीन है, व्यस्त है। मतलब इतनी सब चीज़ें उसे रोकने के लिए आई है, जो धूप है, गर्मी है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। वह अभी भी अपने काम में लीन है। इसलिए यहाँ पर लिखा है वह तोड़ती पत्थर, जो कि पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार। हम जो भी अभी तक पढ़े हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं, यह सब चीज़ें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही वर्णन कर रहे हैं, है ना। और अभी क्या होता है, ये जो अभी हमने जो दृश्य देखा कि मतलब वहाँ का मौसम कैसा था, किस तरीके से वहाँ की सिचुएशन ख़राब थी, तो अभी क्या होता है, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस सड़क से, उस रास्ते से जब कवि वहाँ से गुजर रहे थे, तो कवि कहते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार। तो कवि उस मजदूर नारी को देखते हैं, और जो नारी होती है वह उन्हें देखती है। यहाँ पर लिखा है देखते देखा मुझे। यहाँ पर मुझे रेफर्स टू कौन है? कवि निराला जी। देखते देखा मुझे, किसने देखा उनको? उस मजदूर नारी ने। तो एक बार, तो जब कवि उस मजदूर नारी को देख रहे थे, तो वह मजदूर नारी वापस कवि को देखती है कि कोई उसे देख रहा है। उस भवन की ओर देखा, तो जब नारी को पता चलता है कि कवि उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वह कवि को देखकर वह उस भवन की ओर देखने लग जाती है। यहाँ पर भवन का मतलब है जो कि अट्टालिका है, बिग बिल्डिंग्स। छिन्नदार, छिन्न का मतलब है कि टूटा हुआ, तार का मतलब है वायर, टूटा हुआ तार, छिन्नदार। जिस प्रकार वाद्य यंत्र का कोई वायर, तार टूट जाता है तो उसे कितना कष्ट होता है, तो उसी तरह यहाँ पर उस मजदूर नारी के साथ रिलेट किया गया है। वह नारी जो उसके सामने बड़ी बड़ी अट्टालिका है, बड़ी बड़ी भवन है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वह उससे देखने लग जाती है। जैसे कि मैंने कहा था, कोई एक यंत्र का वायर टूट जाता है तो उसे कितनी परेशानियां होती है। तो यहाँ पर नारी की जो परेशानियां है ना, वह इसी प्रकार नज़र आ रही है कवि को। जैसे कि वह अधिक उदास है, या फिर वह लाचार है, उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें कवि यहाँ पर उस मजदूर नारी के परिश्रम को समझ सकते हैं। देखकर कोई नहीं, तो जब वह मजदूर नारी कवि की ओर देखती है, जब उसे पता चलता है कवि भी उसे देख रहे हैं, वह उसके सामने जो भवन है वह वहाँ पर देखने लग जाती है। और जब वह वहाँ पर भवन में देखती है तो उस भवन में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह लिखा है देखकर कोई नहीं। जब वह मजदूर नारी सामने उस भवन में देखती है जहाँ पर चारों दीवारी है, वहाँ पर पेड़ लगे हुए छाया देने के लिए, वहाँ पर कोई नहीं है। मतलब इतना बड़ा भवन और खाली, अमीर इतने राज कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उस भवन में कोई नहीं है। देखा मुझे उस दृष्टि से, यहाँ पर मुझे रेफर्स टू कौन है? कवि निराला जी। ठीक है। देखा मुझे उस दृष्टि से, दृष्टि का मतलब है नज़र, साइट। तो मजदूर नारी होती है, पहले कवि को देखती है तो उसे पता चलता है कवि भी उसे देख रहे हैं। वह फिर सामने उस बड़े भवन को देखती है। उस भवन को देखने के बाद जब उसे पता चलता है कोई नहीं है वहाँ पर, वह वापस कवि को देखती है। वह उस दृष्टि से देखती है जो मार खा रोया नहीं, मतलब जो मार खा के भी रोया नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आया, मैं समझाता हूँ। तो जिस दृष्टि से उस भवन को देखने के बाद वह नारी कवि की ओर देख रही थी, तो उस दृष्टि में आपको उस नारी के बहुत सारे कष्ट, परिश्रम,
उदासी, सैडनेस आपको नज़र आएंगी। वह मजदूर नारी कहीं ना कहीं कवि को यह जताना चाह रही है कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो दीवार है, आप उसकी डिफरेंस को समझ सकते हैं। वह कहीं ना कहीं यह बात कवि को समझाना चाह रही है कि मतलब कोई तो उसे देख रहा है। तो जिस दृष्टि से वह मजदूर नारी कवि को देख रही थी, उसके देखने के बाद क्या हुआ, जो मार खाया रोई नहीं। तो जब वह कवि को उस दृष्टि से देख रही होती है तो उसी समय वह गुरु हथौड़ा से भी प्रहार कर रही होती है पत्थर पर। ठीक है, वह गुरु हथौड़ा पे कंटिन्यूस प्रहार कर रही होती, वार कर रही होती है। वह उस टाइम रुकी नहीं होती है। तो वहाँ पर प्रहार करते समय या फिर वार करते समय उसके हाथ पर लग जाती है। तो हाथ पर लगने के बाद वह रोती नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिया है जो मार खाया रोया नहीं। मतलब वो हथौड़ा, वो हैमर जो कि गुरु हथौड़ा है, सबसे बड़ा हथौड़ा है जो पत्थर तोड़ने में काम आता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ने में काम आता है, वह बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ने में काम आता है, जैसे पत्थर, स्टोन। ठीक है, तो उससे उस मजदूर नारी को लग जाती है, जबकि वह कवि को देखती है, जो मार खाया रोया नहीं। तो मजदूर नारी ने कवि को उस दृष्टि से देखा जैसे कोई मार पड़ गई हो पर उसे रोने नहीं दिया हो। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सजा सहज सितार, यहाँ पर सजा का मतलब है डेकोरेट, सहज का मतलब है नेचुरली, सितार का मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिक में है। ठीक है, जिसे हम बजाते हैं। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, झंकार का मतलब है झंझन की आवाज़ आना। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है मैंने, ये शब्द मैंने रेफर्स टू कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो सजा सहज सितार मतलब जो नेचुरली, जो सहज के रूप में एकदम सही तरीके से जब सितार को बजाया जाता है, तो जब हम वह उसकी वाणी जो बजती है हम सुनते हैं, तो हमें ऑलरेडी जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, वह एकदम चेंज हो जाती है। तो इसी उदाहरण से उस नारी के फीलिंग्स को कंपेयर किया गया है। तो अभी आप सबको पता है वह नारी उधर पत्थर तोड़ रही है ना, और वहाँ पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर कवि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार के रूप में उसकी आवाज़ सुनाई दी है। ठीक है, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। तो उन कवि ने सितार के रूप में ऐसी उसकी बातें सुनी जो कभी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर कवि अपनी दृष्टि से, अपनी साहित्य कवि के ऐसी चीज़ों की दृष्टि से उस नारी को देखते हैं, और जब वह उसे ऐसे देखते हुए सुनते हैं तो उसे उस नारी की झंझन की आवाज़ें सितार के रूप में सुनाई देती है। अब देखिए, उस मजदूर नारी ने तो कवि को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हृदय में भी कुछ भी झंकार नहीं थी। पर फिर भी जो कवि है उन्होंने सितार को सजाकर अपनी कल्पना की शक्ति से वह सब झंझन की आवाज़ें सुन ली। उसके दर्द पीड़ा, जो उसके साथ अत्याचार किया जा रहा था, अमीर और गरीब के बीच में उसे ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही थी, वह सब चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें कवि ने सितार को सजाकर अपनी कल्पना शक्ति से उसे सुन ली। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। एक क्षण के बाद, यानी क्षण का मतलब है सेकंड, एक क्षण के बाद मतलब एक सेकंड के बाद वह कापी सुघर। कापी का मतलब होता है कापना, शिवरिंग। ठीक है, सुघर, सुघर मतलब सुंदरता से। तो एक सेकंड के बाद क्या होता है, वह बड़ी सुंदरता से कांपने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा फील होता है। उससे बहुत बुरा फील क्यों होता है? क्योंकि उससे पता है सामने कवि जा रहे हैं और वे उसे देख भी रहे हैं कि वो क्या काम कर रही है। उससे बड़ा बुरा लगता है कि उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है। ढुलक माथे से गिरा सिकर, ढुलक मतलब गिरना या फिर टपकना, माथा मतलब अपना फोरहेड, गिरे मतलब गिरना, सिकर मतलब पसीना या फिर स्वेटिंग। ठीक है, और फिर जब वह कांपने लग जाती है तो उसके माथे से सिकर, पसीना नीचे बहने लग जाता है, टपकने लग जाता है, गिरने लग जाता है। ठीक है, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहाँ मैं तोड़ती पत्थर। जब उसके माथे से, फोरहेड से पसीने गिरने लग जाते हैं तो वह वापस अपने काम में लीन हो जाती है, यानी
लीन का मतलब है डूब जाना, वह अपने काम में डूब जाती है। होते मतलब होना। कर्म, कर्म मतलब उसका काम। क्या है उसका काम? उस पत्थर को तोड़ना। मैं फिर ज्यों कहा, जैसे कि उसने फिर कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो मैं वापस समझाता हूँ। तो जैसे ही उसके माथे से सिक्कर गिरने लगता है, पसीने टपकने लगते हैं, तो वह वापस अपने काम में उसी फोकस से, उसी तरीके से वह लीन हो जाती है। और इस बार लीन होने की जो ट्यून है, जो सितार की, जो जब सितार को हम एकदम फास्ट तरीके से प्ले करते हैं, तो इस बार तो उसका काम करने का तरीका बहुत तेज हो जाता है। वह उसी तरीके से अपने काम में लीन हो जाती है जो कि पत्थर तोड़ना है। अगर आप इसे गहरे में समझेंगे तो वह पत्थर तोड़ना नहीं है, वह है अमीरी और गरीबी की दीवार को तोड़ना। और फिर जो कहाँ का अर्थ है जैसे कहती, मैं तोड़ती पत्थर। इतनी जोर जोर से वह प्रहार करने लगी गुरु हथौड़े से, जैसे कि वो कह रही है, मैं तोड़ती पत्थर, मैं अमीरी और गरीबी की दीवार को तोड़ रही हूँ। वह मजदूर नारी यह भी बताना चाह रही है कि वह समाज के कितने अत्याचारों को सह रही है। जो मजदूर होते हैं वह कभी किसी को नहीं बताते कि उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। यह सब चीज़ें हम देख सकते हैं पर हम कुछ करते नहीं। तो इसलिए वह खुद ही, वह इतनी ज़ोर से जब वह कांपने लग जाती है और कांपने के बाद वह एकदम तेज़ी से प्रहार करना शुरू कर देती है उस पत्थर पर, मानो कि वह अमीरी और गरीबी की दीवार को तोड़ रही है। यानी अमीरी और गरीबी की दीवार का नामो निशान इस संसार से मिटा रही है परमानेंटली। और कह रही है, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर को तोड़ रही हूँ।